हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जिसमें हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, जो केमिस्ट्री का भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। पदार्थ क्या होता है, उसकी अवस्थाओं की बात की थी। क्या पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आ सकता है किसी प्रकार का? तो आ सकता है, वो भी हमने यहाँ पर देखा। पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? कणों से मिलकर के बना हुआ है। उन कणों के अपने विशिष्ट लक्षण है, गुण है, उनकी बात हुई थी। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं आज के कुछ नए टॉपिक्स। ओके, तो अवस्थाओं की बात हुई थी। 3 अवस्थाओं में देखा था आपने पदार्थ को, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के गुण पढ़ लिए थे, उनके आधार पर हमने उनका अंतर भी स्थापित कर लिया था तीनों में। ओके, फिजिकल नेचर की बात की थी। भौतिक गुण क्या होते हैं, जहां पर आप कहते हैं कि वो दिखने में कैसा है, रंग हो गया, उसकी गंध हो गई, उसकी अवस्था हो गई, ये सभी। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपका किसमें आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यानी भौतिक गुणों में आता है। ओके, तो पार्टिकल की बात की थी। कण, उसके गुण क्या क्या हैं? तो कण, उनके बीच में, कणों के बीच में क्या है? स्थान होता है। ठीक है, इसके अलावा कण हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, और वो जो कण होते हैं पदार्थ के, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डिफ्यूजन की बात की थी कि कभी दो पदार्थों को एक साथ अगर मिश्रित किया जाता है तो फिर क्या होता है? तो हम पढ़ते हैं कि जब दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है, या वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, उनके कण आपस में मिल जाते हैं, तो इसको डिफ्यूजन यानी कि विसरण कहा जाता है। तापमान बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ जाती है, यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विसरण जल्दी हो। ओके, एग्जाम्पल भी देखा था आपने यहाँ पर कि इंक जो है वो वाटर में विसरित हो रही। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है तापमान और दाब के प्रभाव से। अगर तापमान बढ़ता है तब भी आपका अवस्था में परिवर्तन आता है, और अगर तापमान को कम करेंगे तब भी पदार्थ की अवस्था बदलेगी। ओके, साथ ही दाब का भी इसी प्रकार असर होता है। जैसे दाब बढ़ाएंगे तब भी आपका अवस्था में परिवर्तन दिखेगा, और अगर दबाव को कम करेंगे, दाब को कम करेंगे, तो तब भी आपकी अवस्था परिवर्तित होगी। ओके, चलिए, मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी ठोस आपका पिघल करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस तापमान को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गलनांक, गलन का अंक, और अंक क्या है? एक तापमान है। यहां पर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि कोई ठोस पिघलना शुरू कर रहा है, तो किस टेम्परेचर पर उसने पिघलना शुरू किया? समझ गए? जिस टेम्परेचर पर उसने पिघलना शुरू किया उसे आप नोट करते हैं, और आप देखते हैं कि जिन जिन ठोसों के निश्चित आपके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि गलनांक होते हैं, उनमें तब तक तापमान स्थिर रहता है जब तक कि वो पूरा ठोस पिघल के द्रव में परिवर्तित न हो। क्लियर? किसी किसी जगह पर हम क्या देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज पाई जाती है, यानी कि परास। इस टेम्परेचर से लेकर के इस टेम्परेचर तक आपका ठोस पिघल रहा है। जैसे कि आपने बोला कोई भी ठोस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 90 to 100 है, तो आप क्या कह रहे हो? 90 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पदार्थ पिघल रहा है, तो उसकी रेंज हो गई, परास हो गई। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सभी सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, यानी अलग अलग पदार्थ अलग अलग तापमान पर पिघलते हैं। कुछ वस्तुएं होगी, आपने देखा होगा कि थोड़ी सी ऊष्मा मिलने पर ही पिघल जाती है। कुछ वस्तुएं आपने देखी हैं जो कि बहुत ज्यादा तापमान देने पर भी नहीं पिघलती, या बहुत ज्यादा, अगर हजारों डिग्री सेल्सियस आपने कर दिया तब वो पिघल गई। तो इस प्रकार से सभी सब्सटेंस का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। हायर क्लासेस में आप अलग अलग पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट्स नोट करते हैं, याद करते हैं अच्छे से। कुछ के हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे आप पानी का मान लेते हैं कि वाटर है, उसको आपने बर्फ बना लिया, बर्फ से वो पिघलेगा, तो वो तापमान नोट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट है आपके जल का। ठीक है, यानी गलनांक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देती है, और वो तापमान निश्चित ही रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आपकी पूरी बर्फ पिघलेगी। क्लियर है? सेम आप क्या करेंगे, वो पानी जो बर्फ से पिघल करके पानी बना है, उस पानी को आप बॉईल करोगे।
उबालोगे और उबाल के वो वेपर में कन्वर्ट होगी, वाष्प में बदलेगी, तो आप क्या देखते हैं कि जब उसने उबलना शुरू किया और भाप में उसका परिवर्तन हो रहा है, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर भी आपका तापमान निश्चित है, तो उसको आप बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जिस प्रकार से 0 डिग्री सेल्सियस आपका जल का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट जैसे आयरन की बात करते हैं, लोहे को अगर इजीली आपने लोहे का बर्तन आप गैस में रखते हैं तो वो पिघलता नहीं है, चाहे आप उसको कितना भी टेम्परेचर दे रहे हो। वो पिघलेगा कब? जब आपका 1000 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस में आप किसका देखते हैं? आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तब वो पिघलता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके गलनांक अलग अलग होते हैं। क्लियर है? चलिए, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे हम, यानी कि क्वथनांक क्या है? तो क्वथन का अंक है, जब बॉईल हो रही है कोई चीज तो वहां पर भी आपका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। और अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है बच्चे? वहां पर आपने नॉर्मल पानी का एग्जांपल ले रहे हैं, आपने एक बीकर में पानी लिया है, वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, इस वाले ऑपरेटर्स को अभी मत समझिए, सिंपल आपने कोई बीकर में वाटर लिया है, यहाँ पर अलग से दिखा देते हैं, एक बीकर लिया है आपने, यहाँ पर इसमें आपने पानी डाला है, इसमें आपने लगा दिया है थर्मामीटर, ठीक है, नीचे से आप फ्लेम लगाई, आपने ज्वाला बर्नर से आप क्या कर रहे हो, उसका तापमान बढ़ा रहे हो, ठीक है, पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू करेगा, उसके बाद गर्म होने के बाद उबलना शुरू करेगा, फिर ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट, यानी कि अवस्था परिवर्तित हो रही है, ठीक है, द्रव अवस्था में जो पानी था वो भाप में बदल रहा है, यानी गैसीय अवस्था में जा रहा है, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है? तापमान बढ़ाने से। आपने आग जलाई ना, आपने आग जलाई तभी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। वहां पर आप क्या कहते हैं? जब आपका जल ने अपनी अवस्था परिवर्तित की, द्रव से वाष्प अवस्था में जल गया, तो उस समय पर आपका थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होगा वो आप नोट करें, ठीक है, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर तापमान आपका फिर से स्थिर हो जाता है जब तक कि आपके पूरा जो क्या नहीं हो रहा है, अवस्था परिवर्तित नहीं हो जाता। क्लियर है? तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन दिखा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट भी आपका अवस्था परिवर्तन दिखा रहा है, और कहां से? द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में पदार्थ जा रहा है, और आप क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? एक टेम्परेचर, ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में बदल रहा है, या कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जाता है, उस तापमान को क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, क्लियर है? ये तो आपने बात कर ली नॉर्मल, किसी नॉर्मल जल की आपने बात की कि हमने जल का यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात। ये जो ऑपरेटर्स है ये आपको किसी भी, जो भी आपको सब्सटेंस है आपके पास, या आपके पास कोई केमिकल है या कोई भी पदार्थ है जिसका आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो आप यहाँ पर ऐसे ऑपरेटर्स लगा के बॉइलिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, आप करते क्या है, आपने बीकर में पानी ले लिया, ठीक है, नीचे से आपने फ्लेम दे दी, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, उसके अंदर आपने ऐसी एक टेस्ट ट्यूब डाल दी, या बॉइलिंग ट्यूब भी से कहते हैं, इसका आकार जो होता है वो थोड़ा टेस्ट ट्यूब से बड़ा होता है, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या रख लिया? वो सब्सटेंस रख लिया। इस वाई का हमने क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। वाई कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके पास होगा, द्रव हो सकता है, ठीक है, कोई भी, उसको आपने इस टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब में आपने थर्मोमीटर फिट कर दिया। थर्मोमीटर लगा दिया आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर। किस प्रकार से लगाया है कि जो थर्मोमीटर है वो सिर्फ किसमें डूबे, थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है ना, वो सिर्फ किसमें डूब रहा है? सिर्फ इस सब्सटेंस वाई में डूब रहा है, वो टेस्ट ट्यूब को टच नहीं करेगा। जब आपने यहाँ पे भी थर्मोमीटर लगाया है तो वो इस बीकर के बेस को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो इसका टेम्परेचर दिखाएगा फ्लेम। यहाँ अगर ये इसको टच करेगा तो ये किसका टेम्परेचर दिखाएगा? इस बॉइलिंग ट्यूब का टेम्परेचर दिखाएगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा ना बॉइलिंग ट्यूब में। अब आपने क्या किया? धीरे धीरे यहाँ से फ्लेम दी, बीकर आपका गर्म हुआ, बीकर के अंदर पानी गर्म हुआ, पानी के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म होगी, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस वाई है वो गर्म, वो गर्म होगा, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ेगा, और एक ऐसा तापमान आएगा जहां पर कि ये जो सब्सटेंस वाई है ये गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना शुरू करेगा, और आप वो टेम्परेचर नोट करेंगे। वो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, और ये टेम्परेचर भी वेरी करेगा और डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस पे, यानी कि ये सब्सटेंस वाई है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, ये सब्सटेंस एक्स है तो कुछ और होगा, जेड है तो कुछ और होगा, यानी पदार्थ, अलग अलग पदार्थों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं।
तो इस प्रकार से जैसे आपने कोई भी पदार्थ लिया उसका क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो आप क्या कर देते हो, ऐसे टेस्ट ट्यूब में आपने वो सब्सटेंस डाल दिया, उसमें थर्मामीटर लगा दिया, इसको आपने क्या करना है, इस तरह से बीकर में पानी लेकर के उसमें डुबो देना है और नीचे से बीकर को फ्लेम पे रख देना है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका पानी गर्म होगा, पानी के अंदर टेस्ट ट्यूब रखी है, बॉइलिंग ट्यूब है, वो गर्म होगी, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस है जिसका आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है वो गर्म होगा, और फिर आप क्या करेंगे, इस सब्सटेंस का हम क्या निकाल रहे हैं, जो सब्सटेंस वाई है जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर है उसका हम बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। क्लियर है, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या है, वो तापमान ही तो है, तापमान नोट कर रहे हैं, थर्मामीटर पे तापमान नोट करते हैं, तो वही तापमान नोट कर रहे हैं। defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to atmospheric pressure। वो क्या है, ऐसा टेम्परेचर है जहां पर क्या हो रहा है, आपका वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और क्या हो रहा है, साथ ही कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है आपके स्टेट में, और कौन सी, आपका लिक्विड स्टेट से, लिक्विड से गैस बन रहा है कोई भी सब्सटेंस। क्लियर है, द बॉइलिंग पॉइंट फॉर एनी मटीरियल इज द टेम्परेचर पॉइंट एट विच द मटीरियल ट्रांसफॉर्म इनटू द गैस फेज। ओके, ये कैसा है, जहां पर कोई भी पदार्थ आपका गैस फेज में बदल रहा है, ओके, इनटू द गैस फेज इन द लिक्विड फेज। दिस हैपेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर। जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल आपका वाष्प में बदलता है। द सेल्सियस स्केल वॉज इन फैक्ट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइस वाटर मेल्टिंग पॉइंट एंड द लिक्विड वाटर वेपर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो जो सेल्सियस स्केल बना ही है वो किसके बेसिस पे बना है, वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को देख करके बना। क्लियर, चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे देखें। चलिए, तो क्वथनांक क्या है, द्रव के क्वथनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर तरल का वाष्प दाब यानी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है किसी भी सामग्री के लिए यानी पदार्थ के लिए। क्वथनांक वह तापमान बिंदु होता है जिस पर सामग्री या जो पदार्थ है आपका वो तरल चरण से, या आप क्या बोल सकते हो उसको, द्रव अवस्था से गैस चरण में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। यह पानी के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सेल्सियस पैमाना वास्तव में बर्फ पानी के गलनांक और तरल पानी वाष्प के क्वथनांक के आधार पर बनाया गया था। ओके, चलिए कुछ और फेनोमेना को समझते हैं। फ्यूजन की बात करते हैं यहाँ पर। अब फ्यूजन क्या है, एटम की बात कर रहे हैं हम, पदार्थ की कणों की बात कर रहे हैं। तो जब वो एटम आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो टकरा करके आपका एक भारी परमाणु बनाते हैं, इसी को आपका संलयन कहा जाता है। क्या कहा मैंने, कि परमाणु टकराएंगे और टकरा करके उससे भारी परमाणु बनाएंगे, तो इसको आपका संलयन यानी फ्यूजन कहा जाता है। ओके, सो व्हेन टू एटम्स कोलाइड टू क्रिएट अ हैवियर एटम, जब दो एटम टकराते हैं, कोलोजन का मतलब क्या होता है, कोलिजन का संघट बोलते हैं आप, या फिर टकराव, टकराव से समझते हैं। तो टू एटम्स कोलाइड टू क्रिएट अ हैवियर एटम सच एज व्हेन टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू क्रिएट वन हीलियम एटम। दो हाइड्रोजन एटम आपस में टकरा रहे हैं और हीलियम का एक हैवी एटम जो कि एक हाइड्रोजन एटम से भारी होगा, तो दो हाइड्रोजन टकराएंगे तो वो हीलियम के भारी परमाणु के समान एक परमाणु बनाते हैं। क्लियर, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। दिस प्रोसेस जनरेट्स इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है मैनी टाइम्स मोर देन फिजन, फिजन से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर ऊर्जा है। एंड पावर्स द सन। फर्दरमोर इट डजंट जनरेट रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट। द मेल्टिंग पॉइंट्स एट विच, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट है, ठीक है, जहां पर आप मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं उसमें इसको लिख देंगे। ओके, कि मेल्टिंग पॉइंट कितना है जल का या बर्फ का, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कि किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, यहां तक आप फ्यूजन में नोट करेंगे। तो फ्यूजन क्या हो गया, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है,
हाइड्रोजन के जो हल्के परमाणु है वो टकरा रहे हैं और हीलियम का एक भारी परमाणु बन रहा है, इसको फ्यूजन कहा जाता है। यानी कोई भी हल्के कण आपस में टकराएंगे और टकराव के कारण अगर कोई भारी कण बन रहा है, भारी परमाणु बन रहा है, उसको फ्यूजन कहा जाएगा, यानी संलयन कहा जाएगा। और संलयन में यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। चलिए, फ्यूजन होता है आपका संलयन। तो संलयन क्या है? जब दो परमाणु एक भारी परमाणु बनाने के लिए टकराते हैं, जैसे जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संलयन के रूप में जाना जाता है। यह प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, विखंडन से कई गुना अधिक, और सूर्य को शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा यह रेडियोधर्मी विखंडन उत्पाद उत्पन्न नहीं करती है। और ये आपका गलनांक का पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप गलनांक में नोट करेंगे, गलनांक वाले। क्लियर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा है जो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों, मैं जब आपको मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा रही थी, मैंने क्या बोला कि अगर बर्फ पिघल रही है, आपने क्या देखा, आपके पास बर्फ थी, आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने बर्फ रख दी, ये बर्फ के टुकड़े हैं, नीचे से आपने बर्नर जला दिया। बर्फ का अपना कुछ टेम्परेचर था, सपोज -6 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये बर्फ का तापमान है। जब आपने यहां से हीट दी, ऊष्मा दी, ऊष्मा देने से क्या हुआ, धीरे धीरे तापमान बढ़े। माइनस में टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब क्या है? वैल्यू का कम होना। वैल्यू मीन्स आप क्या बोल सकते हो, -6 के बाद अगर तापमान बढ़ रहा है तो -5 हो। ठीक है, तापमान बढ़ाया आपने, तापमान बढ़ेगा, -6 से -5, फिर कितना हुआ, -4, फिर कितना हुआ, -3, देन -2 डिग्री सेल्सियस, देन -1 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से टेम्परेचर गया। -1 के बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर जब तापमान आया तो इस बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। पिघलने से मतलब क्या है? अवस्था परिवर्तन। क्लियर? अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कहां से? ठोस से। बर्फ ठोस है ना, और उससे क्या बन रहा है? पानी। पानी क्या है? द्रव। क्लियर? ठोस से द्रव में जा रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। इससे पहले क्या हो रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस से पहले हीट जो थी, ऊष्मा जो थी, वो बीकर को गर्म कर रही थी, बीकर के अंदर बर्फ को गर्म कर रही थी, बर्फ के अंदर तापमान बढ़ रहा था। तो यानी ऊष्मा क्या कर रही थी? इतने रेंज में ऊष्मा का काम क्या था? ऊष्मा का काम था तापमान में वृद्धि करना, ताप में वृद्धि करना। कहां तक? -1 डिग्री तक। क्लियर? 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर आप हीट दिए जा रहे हैं, बर्फ पिघले जा रही है, पूरी बर्फ नहीं पिघली है, बर्फ पिघली जा रही है और तापमान स्थिर है 0 डिग्री सेल्सियस में। अब तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? हीट तो आप अभी भी दे रहे हो। आपने कहा -6 डिग्री सेंटीग्रेड जब बर्फ का तापमान था, मैंने तब से हीट देनी शुरू करी है और मैं हीट लगातार दिए जा रहा हूं, यानी गैस में मैंने चढ़ा ही रखा है बीकर को या जो भी आपका वेसल है उसको, और मैं टेम्परेचर नोट कर रहा हूं। लगातार समय के साथ साथ ऊष्मा की मात्रा बढ़ रही है और तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है अंदर। ठीक है, तापमान बढ़ रहा है, -6 से 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से तापमान बढ़ा और 0 डिग्री सेल्सियस पर भी मैं लगातार हीट दिए जा रहा हूं। समय बीत रहा है, समय के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन मुझे दिख रहा है, यानी बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया है, लेकिन तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। ऊष्मा तो मैं अभी भी दे रहा हूं ना, आग तो अभी भी जल रही है, फ्लेम जल रही है, आपका बर्नर है, स्पिरिट लैम्प जो भी है वो जल रहा है लगातार, ऊष्मा बढ़ रही है, लेकिन तापमान में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? तो इस कारण से तापमान में वृद्धि नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ऊष्मा आपने दी, वो सारी ऊष्मा उस बर्फ को पिघलाने में जा रही है, तो वो तापमान में वृद्धि नहीं करेगी। जब तक आपकी पूरी बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, जहां पर आप क्या कहते हैं? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये ऊष्मा की वह मात्रा है दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, जो किस लिए है? जो आपको चाहिए, चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड,
1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए वायुमंडलीय दाब पर जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी यह ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी ठोस के 1 किलोग्राम को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। और यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो फिक्स रहे। क्लियर? और क्यों स्थिर है तापमान? क्योंकि अवस्था परिवर्तित हो रही है, जितनी ऊष्मा है वो अवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है या अवस्था परिवर्तन में जा। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये क्या होता है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह ऊष्मीय ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पर, ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो तरल को या 1 किलो द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक हो। सेम वही करना है। बीकर लिया, अब बीकर में बर्फ की जगह क्या ले लोगे? पानी ले लोगे। ये पानी है, नीचे से बर्नर लगा दिया, हीट दे रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा? बीकर गर्म होगा, ऊष्मा दे रहे हैं क्योंकि पानी गर्म होगा, और पानी ने क्या करना शुरू किया? बॉईल होना शुरू किया। और आपने इस पे एक थर्मामीटर लगा रखा है जो क्या कर रहा है? आपका टेम्परेचर नोट करेगा। क्लियर? आपने कहा पानी का टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस था, धीरे धीरे तापमान बढ़ा, आप कहते हैं 50 हुआ, 75 हुआ, और फिर हुआ आपका 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? पानी जो है आपका वो वाष्प में बदलना शुरू करे। तो यहां पर क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन। सेम वही जो आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में देखा, वहां पर सिर्फ आपने बर्फ और पानी की बात की, यहां पर आप पानी से भाप की बात करें। क्लियर है? 100 डिग्री सेल्सियस में अवस्था परिवर्तित होती है। किस प्रकार से होती है? द्रव अवस्था से पानी आपका गैसीय अवस्था में जा रहा है, ये आप देखते हैं, यानी कि पानी का भाप बनना शुरू हो गया है। इससे पहले क्या हो रहा था बच्चों? इससे पहले 25 से जब हम 75 टू 100 आए, ठीक है, 75 से ऊपर भी तो तापमान क्या होगा? 80, 75, 76, इस तरह से 100 तक जब आप जाते हैं तो 100 से पहले तक क्या हो रहा था? जितनी ऊष्मा दी जा रही थी वो ऊष्मा क्या कर रही थी? आपका ताप में वृद्धि कर रही थी, यानी तापमान बढ़ा रही थी। कब? जब 100 से कम था तापमान। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ, आपने कहा कि अब जितनी ऊष्मा है वो किसमें जाएगी? अवस्था परिवर्तन में जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान स्थिर होगा, और उस स्थिर तापमान में ही जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये ऊष्मा दी कितनी जा रही है उसकी बात हो रही है। ठीक है? तो कितनी ऊष्मा दी जा रही है वही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। और क्या कहा गया है? ये लिक्विड आपका 1 kg होना चाहिए। यानी इस 1 किलोग्राम पानी को जब ये भाप में बदलेगा, जब आपका क्या हो रहा है? स्थिर हो रहा है टेम्परेचर अवस्था परिवर्तन के दौरान, वहां पर क्या हो रहा है? कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में ऊष्मा दोगे, ओके, जिससे कि 1 kg जो है वो द्रव से गैस में बदल जाए और स्थिर वायुमंडलीय दाब पर ये सब हो। क्लियर? वही आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इससे पहले आपने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या कहा कि जितना भी यहां पर आपने हीट दी, यहां पर भी कितनी हीट दी जाएगी बर्फ को, ताकि वो 1 किलोग्राम जो बर्फ है वो पानी में बदल सके, और ये सब भी किसमें होगा? वायुमंडलीय दाब पर होगा। क्लियर है? चलिए, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यह ऊष्मीय ऊर्जा की वह मात्रा है जो क्वथनांक पर वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलो तरल को या द्रव को गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। क्लियर है? चलिए,
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्यूजन की बात की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां तक आपको चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।